सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 में 17 से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने प्रश्न नंबर 18 जो लिया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए तथा बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है ना बच्चों, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, और हमें पाई का मान 22/7 यहाँ पर लेना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये इसका डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है आपकी बुक में। ठीक है, ये केंद्र हैं ए और बी। पहले हमें केंद्र ए को लेना है, तो एक अर्धवृत्त खींचा है हमने जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अर्धवृत्त खींचा है, फिर हमने बी को केंद्र लिया है तो ये वाला खींचा है इसने। ठीक है, फिर दोबारा से ए को ले लिया तो ये वृत्त खींचा है। ठीक है नहीं, फिर बी को लिया है, यानी कभी ए को लिया है, उसके बाद बी को, फिर ए को, फिर ए को, यानी कि बारी बारी से यहाँ पर व्रत खींचे गए हैं। ठीक है नहीं, ये जो व्रत हैं कैसे हैं, अर्धव्रत हैं। ठीक है, अगर हमें इसकी लंबाई बतानी है, कुल 13 अर्धव्रत यहाँ पर खींचे गए हैं। हमें इस सर्पिल की क्या बतानी है बच्चों, लंबाई बतानी है, कुल कितनी लंबाई होगी। तो इस सर्पिल की जो लंबाई होगी, ये जो हमारे 13 अर्धव्रत है ना, जैसे ये, इन सभी अर्धव्रतों की क्या होगी, परिधियों का योग होगा। क्योंकि इस अर्धव्रत की जो लंबाई होगी ना बच्चों, वो इसकी परिधि होगी, क्योंकि आधा व्रत है। अब देखिए, व्रत की परिधि होती है 2πr। ठीक है, ये आधा व्रत है यानी अर्धव्रत है, तो आधा कर दीजिए, तो इसकी परिधि होगी πr। ठीक है नहीं, जो अर्धव्रत की लंबाई होगी वो इसकी परिधि होगी, जो होती है πr। ठीक है, और हम इन सब की परिधि निकाल के उसे जोड़ देंगे तो पूरी जो सर्पिल है उसकी लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चों हमने जो अर्धवृत्त खींचे गए हैं उनकी लंबाई को हमने क्रमशः L1, L2, L3 इस तरीक़ा से 13 पदों तक, यानी कि L13 हमने यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है नहीं, जो हमारे अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो इसलिए जो सर्पिल की जो लंबाई होगी, सर्पिल की कुल लंबाई वो बराबर बच्चों क्या होगी, वो हमारे इन सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि 13 पदों तक। 13 नहीं हमारे पास, तो इन सभी का क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है नहीं, या हम L13 लिख देंगे। ठीक है नहीं, अब देखिए, जो हमारी इसकी परिधि होगी, अर्धवृत्त है क्योंकि इसकी परिधि जो होगी, मैंने अभी आपको बताया, वो होगी आपकी πr1। त्रिज्याओं को हम मान लेते हैं R1, R2, R3। ठीक है नहीं, R4 इस तरीक़ा से त्रिज्याएं मान लेते हैं। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई होगी πr2, ऐसे तीसरे की हो जाएगी πr3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि 13 पदों तक। ठीक है नहीं, कुल कितने अर्धवृत्त खींचे गए हैं, वो 13 खींचे गए हैं, इसलिए 13 पदों तक हम मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ सभी में क्या है, देखिए पाई कॉमन है, सभी के साथ पाई आया है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपके पास बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2 और ये R3 और प्लस डॉट डॉट, यानी कि 13 पदों तक। ठीक है, अब हमारे पास जो बच्चों त्रिज्याएं जो दी हुई हैं, हम इनकी त्रिज्याएं रख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्याओं का मान। अब हमें जो त्रिज्याएं दी थी 0.1, देखिए हमारे क्वेश्चन में जो त्रिज्याएं हैं, यहाँ देखिए 0.1, 0.5, 1, 1.5 यानी कि आधा है, फिर ये 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है। इसी तरीक़ा से त्रिज्याएं यानी कि 0.5 जो है बढ़ती चली जाती है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर सब में बढ़ी गई है। तो R1 हमारे पास है 0.5, R2 है 1.0 सेंटीमीटर में है सभी है, और R3 है 2. इसके बाद आएगा देखिए 1.5। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना,
2.0। इस तरीक़ा से आएगा ये 13 पदों तक। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। पाई का मान हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 22/7 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है बच्चों कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पहला पद है 0.5, इसमें 0.5 जोड़ दिया तो 1 आ गया, फिर इसमें 0.5 जोड़ा है तो फिर 1.5 आ गया, फिर जोड़ दिया है तो 2 आ गया। यानी कि ये जो सभी पद हैं, जो त्रिज्याएँ हैं, वो एक समांतर श्रेणी के रूप में मतलब दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो एक समांतर श्रेणी के रूप में है। अब हमें इन सभी का योगफल ही तो निकालना है, सब में प्लस लगा हुआ है। अब योगफल हम कैसे निकालते हैं, तो योगफल के लिए हम सूत्र लगा देंगे बच्चों। देखो योगफल का कौन सा, ये लगा देंगे कि एस एन जो है, आप लिख दिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे इसके योगफल का, या आप इसको अलग भी रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 22/7। अब n यानी कि हमारे पास कितने हैं, 13 अर्धवृत्त हैं, तो 13/2 तो 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहला पद 0.5 प्लस n का मान 13 है तो n-1 हो गया, 13 में से 1 गया, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और d कितना आएगा बच्चों, d बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर सभी में 0.5 यानी कि आधा आधा बढ़ा दिया गया है, तो वो हमारा 0.5 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ अलग निकाल कर भी दिखा सकते हैं कि d इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 22/7, यहाँ 13/2 गुणा कर दीजिए। 0.5 में इससे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1.0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 12×5 = 60 यानी कि 6.0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया बच्चों कि 22/7, यहाँ गुणा कोई निशान नहीं तो गुणा ही हो गया, 13/2 और गुणा, अब देखिए 6.0 कितना होता है, 6 होता है, और 1.0 1 होता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सभी गुणा में है, इस 7 से आप इसको काट दीजिए और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, ये हो जाएगा 11 बार। तो हमारे पास यहाँ बचा 11 गुणा 13, ठीक है। 11 गुणा 13, तो इसका मान हो जाएगा 13 एकम 13 और 1 14, यानी कि 143 सेंटीमीटर। तो जो बच्चों सर्पिल की जो कुल लंबाई है वो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नहीं, जो सर्पिल जो बना है वो अर्धवृत्तों से बना है, और अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी, प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई उसकी परिधि होगी, और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है πr, ठीक है। नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 19 है बच्चों, वहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, तो इस प्रश्न की तैयारी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, यानी कि एक ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, कैसे कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है, लाइन जो है, उसमें 200 लट्ठे रखे गए हैं, और इससे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने रखे गए हैं, 19 लट्ठे रखे गए हैं, और उससे फिर अगली पंक्ति में 18 रखे गए हैं। इसी प्रकार से फिर 17, फिर 16, फिर 15, यानी कि एक एक कम कर दिया गया नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कुल कितनी लाइनें बनी हुई हैं, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे नीचे वाली पंक्ति से ऊपर की ओर प्रत्येक पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वो कितनी है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने रखे गए हैं, 20 रखे गए हैं, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। इससे ऊपर वाली पंक्ति में फिर एक कम है, 19 रखे गए हैं। फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में है आपके 18 हैं, और इसी प्रकार से उससे बाद में यहाँ पर 17 हैं, और इसी प्रकार से इनको रखा गया है, ठीक है। नहीं, यानी कि जो अगली जो पंक्ति है उसमें पहली पंक्ति से कितना है, एक कम है, ठीक है, सभी में एक एक कम है, तो हम कह सकते हैं यह क्या है, एक AP के रूप में है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक AP के रूप में वो रखे गए हैं, ठीक है। नहीं, जब AP के रूप में रखे गए हैं तो जहाँ A हमारे पास प्रथम जो पद है, सबसे पहली संख्या कितनी है, 20, ठीक है,
और पदांतर d बराबर कितना होगा, तो दूसरे पद से हम पहला पद माइनस कर देंगे। ठीक है, पदांतर या सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। दूसरा पद 19 है, 19 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि एक एक कम किया गया है। और यहाँ पर कितने लट्ठे हैं उनका योगफल यानी कि SN है, वो हमारे पास है 200। ठीक है नहीं, हमें क्या निकालना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, ठीक है नहीं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो संख्या तो हम इस योगफल की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि SN बराबर होता है योगफल n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, क्योंकि इस योगफल की सहायता से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। ठीक है ना, कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए n का मान तो हमारे पास नहीं है, तो n को n ही रहने देंगे। 2a, a यानी कि सबसे पहला जो पद है हमारे पास 20 है, प्लस n-1 और d कितना है -1। इन सभी का योगफल कितना है 200। ठीक है, क्योंकि कुल हमारे पास 200 लट्ठे रखे हुए हैं, इसलिए बराबर 200 के हो जाएगा। n/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 20 दूनी 40 हो गया, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो -n और +n बराबर 200 हो गया। ठीक है, देखिए n/2 40 और 1 41, पहले -n को पहले रख दीजिए, प्लस 41 बराबर 200। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को n से जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया n², 41 में करेंगे तो 41n हो जाएगा, बटे में ये 2 ही रहेगा, बराबर 200। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -n² + 41n बराबर 400, इसको धर ले आएंगे तो -400 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब हमें क्या करना है कि जो सभी का साइन चेंज कर देना, क्योंकि जो n² है वो माइनस में है। ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, तो n² को हम प्लस में कर लेते हैं, यानी कि सभी का मान चेंज कर देंगे, यानी कि साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस के 400 हो तो प्लस के 400 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया, हमें इसे सॉल्व करना है। हमें बच्चों देखिए 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 400 ही आए, और देखिए ये वाला साइन है प्लस, जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 16 और 25 प्राप्त होंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि 16 और 25 की गुणा करेंगे तो 400 ही आएगा, और उन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आएगा। तो वो हम लिख लेते हैं, n² - 16n - 25n + 400 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड तो आपने पढ़े ही हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं और 10th में भी आपने काफ़ी पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले दोनों में कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा n - 16, यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस से शुरू है तो माइनस के 25 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो n माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 400 को तो ये 16 बार ही जाएगा। अब एक ब्रैकेट में बच्चों n - 16 हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा n - 25, ये हो गया। अब देखिए जब n - 16 है तो n बराबर हो जाएगा कितना, प्लस के 16, और n - 25 है तो n बराबर हो जाएगा 25, यानी कि हमें यहाँ पर बच्चों n के 2 मान प्राप्त हुए हैं, और दोनों ही जो मान हैं वो हमारे कैसे हैं, धनात्मक हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पंक्तियों की जो संख्या या तो 16 होगी या 25 होगी। ठीक है, 2 कंडीशन हमें प्राप्त हुई हैं। अब पहले उसमें देखिए, जब n बराबर 16, ठीक है, जब n बराबर 16 है तो इसलिए पंक्तियों की जो संख्या होगी
वो हम मान लेते हैं बराबर, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें उनकी संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें हमने क्या माना है कि 16 पंक्तियां बनी हैं। ठीक है ना, तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी वो 16वीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, यानी कि 16वां पद निकालना है। तो 16वां पद होता है a + 15d। ठीक है नी, 16वां जो पद होगा a + 15d होगा। यहाँ इस बात को समझे, जब n बराबर हम 16 ले रहे हैं बच्चों, तो पंक्तियों की जो संख्या 16 हो जाएगी, यानी सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी वो 16वीं पंक्ति होगी। तो हमें ये बताना है कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है नी, तो 16वां पद हमें निकालना है। 16वां हो जाएगा a + 15d। a यानी कि पहला पद, यानी कि 20 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही, और 15d कितना है, -1, क्योंकि एक एक कम कर दिए गए थे। ठीक है नी, तो ये होगा 20 - 15 एकम 15, तो बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने आएंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 लट्ठे होंगे। अब इसके बाद और हम ले लेते हैं, जब हम n बराबर क्या लेंगे, कि जब n बराबर हम लेंगे कितना, 25 लेंगे सेकंड कंडीशन में, जब n बराबर 25। ठीक है, तो इसलिए पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, तो वो कौन सी पंक्ति होगी, 25वीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद होगा a + 24d। ठीक है नी, ये होगा 25वां पद होगा बच्चों a + 24d। तो निकाल लेते हैं, a का मान तो 20 ही है, प्लस 24, d का मान हो गया -1। तो ये हो गया 20 - 24 एकम 24, तो बराबर कितना बचेगा, -4। अब देखिए उनकी जो संख्या है, लट्ठों की जो संख्या है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है नी, किसी भी इसकी जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, n बराबर जो 16 है वो सही होगा, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन वो फिर भी आसान है। अगर हम इसको करते हैं तो क्वेश्चन आसान है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।